17 मई 2025 को सुभाष अपना काम करके वापस अपने घर पहुंचता है। घर जाते ही वो चिल्लाने लगता है। लोग आसपास के लोग जुटते हैं, बोलते हैं क्या हो गया। वो कहता है मेरी पत्नी मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। लोग भी इधर उधर खोजने लगते हैं। सुभाष खोजते खोजते अपने घर के पास एक तालाब होता है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी वहाँ पे तैर रहे हैं, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। वो देखते ही वो जोर से चिल्लाता है। लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसी के बगल में ही थोड़ी ही दूर पर एक कूप होता है, जहाँ पर 2 बच्चे और उनका शव पड़ा होता है। दरअसल ये तीनों बच्चे सुभाष के ही होते हैं और पत्नी भी सुभाष की, यानी कि सुभाष के परिवार में पति, पत्नी और 3 बच्चे। लेकिन स्थिति अब ये थी कि सुभाष अकेला हो गया था। उसकी पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या हो चुकी थी। अब ये आत्महत्या थी कि हत्या थी, ये शुरुआत में ऐसा किसी को पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये आत्महत्या है, लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत बोला कि नहीं, ये हत्या हो सकती है, क्योंकि 3-3, 4-4 लोगों की एक साथ मरना ये थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, सुभाष से पूछताछ करती है। सुभाष की हालत बहुत ख़राब थी। रोते रोते वो शख्स कहता है कि मतलब मैं अपने काम से लौटा, ऐसा क्या हो गया था। हाँ, मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई झगड़े होते थे, उससे मेरी बहस होती थी, लेकिन ऐसा कभी दिन नहीं आया, फिर ऐसी कभी चीज़ें नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये सोचे कि पत्नी मेरी आत्महत्या कर लेगी। उसका पति खुद कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि शायद हत्या हुई होगी। पुलिस अब आधार बनाकर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब जब जांच पड़ताल होती है तो कहीं से भी पुलिस को साक्ष्य नहीं मिल पाता, कोई भी ऐसा किसके खिलाफ वो कार्रवाई करें, किसको शक के दायरे में लें। जब पुलिस को कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो पुलिस कहती है कि काम करो, चलो इनका पुराना इतिहास देखते हैं, तभी कुछ शायद पता चलेगा। अब कहानी असली शुरू होती है। 2016 में राकेश और सुभाष दोनों भाई होते हैं, दोनों की शादी होती है 2 बहनों से। पहली बहन का नाम जेठी और दूसरी का नाम मंजू। जेठी की शादी सुभाष से होती है और मंजू की शादी राकेश से होती है। 2016 में ये शादी होती है, लेकिन 2018 में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो राकेश होता है वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद जो मंजू होती है उसकी दूसरी शादी कहीं और करवा दी जाती है, लेकिन अभी भी जेठी सुभाष के साथ थी। जेठी के लगभग 3 बच्चे होते हैं। जो पहला बच्चा होता है वो है इशिका जो कि 5 साल की, दूसरी आरुषि जो कि 3 साल की, और तीसरा संजय सबसे छोटा बेटा जो कि लगभग 2 साल का। अब 2025 का माहौल चल रहा था। इसी दौरान अक्सर सुभाष शराब पीकर घर में आता था और इस दौरान उसकी जेठी के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो जाती थी, दोनों मारपीट भी हो जाती थी। सुभाष अक्सर जेठी को मार दिया करता था नशे में। अब ये सारी चीज़ें जेठी के मायके वालों को पता थी, लेकिन उनको पता था कि परिवार बहुत आगे चल चुका है, अब यहाँ पर विरक्त करने की कोई संभावना नहीं बनती है। अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सुभाष में और जेठी में जब लड़ाई होती है तो सुभाष कहता है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हें ख़त्म कर डालूँगा, क्योंकि तुमने मेरे जीवन को ख़राब कर डाला है। ये बात जेठी अपने भाई को बताती है, यानी कि सुभाष के साले को। बट जेठी का जो भाई होता है उसे लगता है कि ठीक है, जीजा ने धमकी दी है, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब ये हत्या हो जाती है, जब 4-4 लोगों की, तब जेठी के मायके वाले पुलिस को सारी चीज़ बताते हैं। कहते हैं कि हमें शक है कि इस हत्या के पीछे महेश का ही हाथ है, सुभाष का ही हाथ है, माफ़ करिएगा। तो सुभाष की बात जब आती है, पुलिस कहती है कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, तभी हम सुभाष से सारी चीज़ें पूछेंगे। शक के आधार पे एफआईआर दर्ज होती है, सुभाष को गिरफ्त में लिया जाता है, पुलिस पूछताछ शुरू करती है। सुभाष गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरा परिवार मुझसे उजड़ गया, मेरे सब कुछ खत्म हो गया और उन लोगों को शर्म नहीं आ रही मेरे ऊपर इस तरीके का लांछन लगाते हुए, मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हुए। मैं अपनी पत्नी की हत्या एक तरीके से मान के चलिए एक समय पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकता हूँ। पुलिस भी थोड़ा संकोच में पड़ी थी, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल ही लेती है। पुलिस सुभाष के जितने दोस्त हैं, जितने नज़दीकी करीबी रिश्तेदार हैं, उन सब को पूछताछ में शामिल करती है और कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि उनका शक सुभाष के ऊपर और गहरा हो जाता है। इसके बाद पुलिस के पास आखिरी रास्ता बचता है कि भैया हमें
इनके साथ अपने तरीके से पूछताछ करनी पड़ेगी। सुभाष को पुलिस अपने तरीके से जैसे ही पूछताछ के घेरे में लेती है, वही इंसान जो रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, छाती पीट रहा था, लोगों की सांत्वना बटोर रहा था, वही इंसान ये चीज़ स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों की हत्या की है। हालांकि ये स्वीकृति उसने अभी कथित तौर पे की है, लिखित कुछ भी नहीं है। कथित तौर पर उसने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। जैसे उसने स्वीकार किया तो गांव के एक दो लोगों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की कि दरअसल ये हत्या सुभाष ने ही की है और सुभाष के एक चाचा हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और दोनों ने मुंह से ही बोल दिया था कि हाँ, हमने ही मारा है, लेकिन अगर किसी ने शिकायत की ना तो उसको भी जान से मार देंगे। मतलब ये चीज़, इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि हत्यारा पिता पति ही है। लेकिन अभी सिर्फ कथित तौर पे, आगे और भी जांचें हो रही हैं और भी तथ्य पता चलेंगे कि हत्या की वजह क्या थी। लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस यही कह रही है कि शराब पीकर हमेशा ही सुभाष घर पे आता था, जिससे सुभाष और जेठी के बीच में लड़ाइयाँ होती थीं। सुभाष के दिमाग में एक आपराधिक प्रवृत्ति आई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अपनी पत्नी की हत्या करते समय इसका कलेजा नहीं फटा और तीन तीन मासूमों की हत्या करते वक्त इसने एक भी बार नहीं सोचा। एक पिता था, ये इन तीनों का पिता था। मतलब आदमी का लगता है ममता पूरा मर गया है, मतलब कोई स्नेह कोई ममता उन बच्चों के साथ था ही नहीं। इसने सोचा भी नहीं और उनकी भी हत्या कर दी। और हत्या गला दबाकर की, मतलब सांस रुकने की वजह से हत्या हुई और उनको ले जाकर तालाब में और कूप में ले जाकर इसने फेंक दिया, ताकि सब कुछ आत्महत्या की तरह लगे या फिर हत्या भी लगे तो कहीं से कुछ पता ना चले। और 9 बजे रात में आकर इस तरीके से नाटक किया कि लोगों की सांत्वना बटोरना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि यार सुभाष के साथ कितना बुरा हो गया यार। मतलब समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, खतरनाक, मतलब राक्षसों की तरह हैं ये साले। खैर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस कहानी पे, इस घटना पे बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।